कोई आम नागरिक थाने पर रिपोर्ट करने जाता है और अगर कोई पुलिस वाले साहब उनसे कुछ रिश्वत या पैसे की डिमांड करते हैं तो वो नागरिक क्या करें? देखिए लेगा सर, ये मेरा सवाल नहीं है, राजगढ़ की जनता का सवाल है। नया कानून बेहतर है, कैसे बेहतर है सर? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। इस वक्त हम हमारे चैनल का जो खास कार्यक्रम होता है अफसर से मुलाकात, वो करने जा रहे हैं और आज हमारे गेस्ट हैं 2018 बैच के आईपीएस श्री आदित्य मिश्रा सर। इनसे हम बात करेंगे। सर, आपने हमको टाइम दिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं आपके माध्यम से आपके सभी जो दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप आज कुछ राजगढ़ को लेकर जो विषय चल रहे हैं या जो राजगढ़ की परिस्थिति है उसके संबंध में आज मुझे लगता है कि आपसे एक अच्छी चर्चा होगी और कुछ सीखने को ही मिलेगा। सर, ये मेरा सवाल नहीं है, राजगढ़ की जनता का सवाल है। नया कानून बेहतर है, कैसे बेहतर है सर, थोड़ा बता दीजिए। जी देखिए, मुझे लगता है कि जब से 1 जुलाई से पूरे देश में जब से 3 नए कानून लागू हुए हैं, ये एक ऐतिहासिक हमारे लिए क्षण भी है और मुझे लगता है कि हम लोग सौभाग्य है हमारा कि हम उस समय है जब ये कानून लागू हुए। इससे पहले की जो पूरी कानून व्यवस्था थी जो चलती थी, चाहे वो इंडियन पीनल कोड हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो या इंडियन एविडेंस एक्ट हो, ये सभी कानून जो थे ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे। और आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कानून इसलिए बनाए गए थे कि कैसे हम इंडियंस पे राज कर सकें, उनको दबा के रख सकें, उनको अपने नीचे रख सकें, सबऑर्डिनेट रख सकें। इसलिए इन सभी कानूनों की, चाहे इंडियन पीनल कोड जो 1860 में, मतलब करीबन 200 साल से अधिक समय से चलते आ रहा था, उसमें जो पुरानी सोच थी कि भाई हमें आदमी को दबाना है, उसको नीचे रखना है, इंडियंस के ऊपर कंट्रोल करना है, उन्हीं मानसिकता के हिसाब से वो कानून बनाए गए थे। उन सभी कानून में जो प्राथमिकता थी वो आरोपी को मिलती थी कि भाई किसी भी प्रकार से आरोपी को प्राथमिकता मिले, पर जो विक्टिम था बेचारा, जिसके साथ जो फरियादी रहता है, जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, उसके लिए ना कोई कॉम्पनसेशन की सुविधा थी पर्याप्त, ना उनके प्रोटेक्शन की थी। कई बार हमने देखा है कि विटनेसेस या जो फरियादी होते हैं वो इस दबाव में रहते हैं, कोई जो आरोपी रहता है वो दबंग रहता है, अपने क्षेत्र का बहुत प्रभावशाली आदमी रहता है, तो फरियादियों को बोलता है कि भैया बयान पलटिए, मेरे खिलाफ केस वापस लीजिए, राजीनामा करिए। विटनेस हमारे पास भी आते थे, परंतु कोई भी एक सुसंगत हमारे पास विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का दायरा नहीं था। तो मुझे लगता है कि, और जो सबसे मुख्य बात कि पहले जो नाम था दंड संहिता, मतलब दंड देने का प्रावधान, अब उसको किया गया न्याय संहिता, मतलब जो फरियादी को न्याय मिले उसके अनुकूल पूरी व्यवस्था बनाई गई है। आप देखेंगे पहले ऐसा होता था कि भाई आप एफआईआर उसी जगह पे जाके कराइए जहां पर घटना हुई है। अब इन्होंने 0 एफआईआर का एक बहुत बढ़िया प्रावधान ला दिया कि भाई घटना कहीं भी हुई हो, अगर फरियादी जिस थाना क्षेत्र में है जहां उसको ऐसा लगता है कि वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, वो अपने परिवार के बीच में है, वहां जाके भी किसी अन्य थाने की एफआईआर करा सकता है। यहाँ पर 0 एफआईआर के जब से लागू हुआ है, पिछले 21 दिनों में करीबन 3 से 4 मामले ऐसे आए हैं, महिला संबंधी भी थे और नॉन महिला संबंधी अपराध भी ऐसे थे, जिसमें फरियादियों ने आके हमें बताया और हमें लगा कि इनकी कायमी बनती है। अभी 2 दिन पहले ही खिलचीपुर थाने में भी एक धोखाधड़ी का मामला था जिसमें वो काफी दिनों से परेशान हो रहा था और अन्य जिले का मामला था, उसकी भी कायमी पुलिस ने यहाँ पर करी और उसके बाद हमने उसको ट्रांसफर किया। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो इन पूरे कानूनों में लाई गई है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। देखिए आज विश्व जो है, 21वीं सदी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की सदी है। चाहे आप मोबाइल फोन्स ले लें, कैमरास ले लें, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस ले लें, कुछ भी ले लें, पूरी दुनिया इसमें चल रही है। आपने अमूमन देखा होगा, कई पुरानी पिक्चरों में दिखता था कि साक्षी पलट जाते हैं, वो जाके कोर्ट में बोलते हैं हमारे सामने कुछ नहीं हुई। उस समय पुलिस भी इतनी मजबूर रहती है क्योंकि पुलिस को अपनी किसी भी प्रक्रिया को साबित करने के लिए साक्षियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। अब इस नए कानूनों में जो सबसे अच्छा प्रावधान किया गया है कि हर ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपके जो प्रकरण है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट है, आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें भी ये भरोसा है कि यदि हम सच्ची कार्रवाई कर रहे हैं और अगर हमारे विटनेस खुदा ना खास्ता बदल भी जाते हैं तो भी हमारे पास ये रहेगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम अपने चीज को साबित कर पाएंगे। हम जज के मन में ये भरोसा दिला पाएंगे कि हमने जो कार्रवाई की थी वो सही थी और विक्टिम को न्याय उसी कार्रवाई से मिलता है। तो मुझे लगता है कि 2-3 बड़े-बड़े पहलू हैं जो इन नए कानून में लाए हैं। सर, पर जैसे रूरल एरिया है, वहाँ पर कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो ऑनलाइन एफआईआर करने में भी थोड़ा उनके लिए चुनौती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे किसी भी कोई भी नई जब सुविधा शुरू होती है तो शुरुआत में थोड़ा सा पीरियड ऐसा रहता है जिसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं हम लोग, कि एक नए पायदान पे आपको जाने के लिए थोड़ा सा एक रैंप चढ़ना पड़ता है। और ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं, मुझे लगता है पुलिस प्रशासन के लिए भी ये है, क्योंकि नई नई चीजें आई हैं,
हर तरह के डिवाइसेस हमें उपलब्ध कराने पड़ रहे हैं, हम थानों पे नए इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, थानों को भी नई ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। देखिए हमारे सेवा काल के हमारे साथ कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो 50-50 60 साल से सेवा में हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर एक ही तरीके से काम किया है। अब आप उनको नए कानूनों में ला रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक अच्छी चुनौती है, जिसको हम लोग बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं कि उनको कैसे सिखाया जाए। इसी की तरह जनता के लिए भी एक चीज है कि यदि ये जो उनको प्रावधान मिले हैं, इनको उपयोग करना धीरे धीरे वो सीखेंगे। देखिए जब पहली बार 1980 के आसपास जब कंप्यूटर आना शुरू हुए थे या फोन आए थे, तो लोगों ने यही बोला था कि बहुत मुश्किल चीज है, लोग नहीं करेंगे। आज आपके मेरे सबके हाथ में एक फोन है जिसमें पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो हमारा हम बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे धीरे धीरे लोग सीखेंगे, लोगों को पता चलेगा, जब लोग व्हाट्सएप चला सकते हैं, तो मुझे लगता है इवेंचुअली हम लोग एफआईआर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर को इतना सरल बना देंगे कि जो आदमी व्हाट्सएप चला पा रहा है वो अपनी एफआईआर या शिकायत भी दर्ज करा सके। जी सर, वैसे तो हर नागरिक के लिए पुलिस एक भरोसा होती है, एक हिम्मत होती है, लेकिन कई मामलों में सर ऐसा भी देखा जाता है कि फरियादी थानों पर रिपोर्ट करने जाता है, लेकिन वहाँ उनकी एफआईआर नहीं की जाती या कुछ उसको उल्टी सीधी बातें करके भेज दिया जाता है, मजबूर होके वो आपके दफ्तर में आता है। तो सर ये पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी कुछ कदम है सर? देखिए मुझे लगता है कि एक जो समस्या पुलिस के साथ आती है, जो शायद आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताऊंगा, हर चीज जो हमें लगती है कि जिसपे एफआईआर होनी चाहिए, न्याय की दृष्टि में उसमें एफआईआर संभव नहीं होती। कई ऐसे मामले रहते हैं जिसमें हमें और आपको लगता है कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए, पर न्याय बड़ा स्पष्ट है कि किन चीजों को कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसे हम कहते हैं, संज्ञेय अपराध, जिसका संज्ञान पुलिस को लेने की पावर है कि भाई पुलिस इस चीज का स्वतः संज्ञान ले सकती है बिना किसी कोर्ट के निर्देश के। ये जो दायरे में अगर नहीं आ पाती परिभाषा, तो कई बार ऐसा होता है कि फरियादी को ऐसा लगता है कि भाई हमारी एफआईआर नहीं हो रही। पर कई कुछ एक दो ऐसे केस होंगे, क्योंकि आजकल मुझे लगता है जितना मेरे पहले भी और जो हम लोग ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी ऐसा संज्ञेय अपराध समझ में आता है तो उसमें तो आप तत्काल एफआईआर करें। देखिए आजकल एफआईआर का लोग हमसे पूछते हैं कि भाई एफआईआर का ग्राफ आगे बढ़ रहा है, तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। एफआईआर की संख्या ज्यादा होना कोई गलत नहीं है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है। इसका यह मतलब है कि जो पहले शायद कभी क्या बोलते संज्ञान में आ रहे थे परंतु दर्ज नहीं हो रहे थे, वो दर्ज हो रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ये आप देखेंगे किसी भी बड़े शहरों में जहां पर अपराध का ग्राफ अगर कोई नई सिस्टम लाते हैं, जैसे कमिश्नरेट लाते हैं, तो वहां थोड़े समय के लिए एफआईआर के नंबर्स बढ़ते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा सुनवाई का अवसर मिलता है, आप ज्यादा लोगों से बातचीत कर सकते हैं, ज्यादा अधिकारियों से मिल सकते हैं, तो एफआईआर होती है। कुछ ऐसे केसेस रहते हैं जिनमें लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जो हम धारा, जो हमें लगता है कि हमारी सामान्य भाषा में ये इस प्रकार का अपराध हुआ है, परंतु कानून के नजरिए में वो अपराध दूसरी तरह का रहता है। तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि साहब ये अपराध तो मर्डर की श्रेणी का है, पर हमें पता है कि वो मर्डर की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि मर्डर के पीछे एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के हिसाब से जो कोर्ट की रूलिंग्स है उनके अनुसार ही हम कर पाएंगे। एक जो और मुझे लगता है समस्या आती है कि ये है कि जो छोटे अपराध होते हैं उसमें लोगों का एक हमसे अपेक्षा रहती है कि आप सभी को गिरफ्तार करें, जबकि आप भी जानते हैं, आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूं कि भाई ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, और अब जो नई बीएनएसएस भी आई है, इसमें क्लियरली ये प्रावधान है कि इसमें जब तक बहुत ज्यादा नेसेसरी ना हो पुलिस गिरफ्तारियां नहीं करेगी। इसमें नोटिस में देके छोड़ने का प्रावधान रहता है, और हम लोग कोशिश भी करते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसकी अवहेलना ना हो, और जब तक बहुत ज्यादा ऐसा इंपेंडिंग ना हो कि इसके अलावा कोई दूसरा अपराध ना घटित हो जाए इसके कारण से, तब तक हम लोग भी प्रयास करते हैं कि इस आदेश का पालन करें। सर, राजगढ़ में साइबर क्राइम के मामले भी बहुत बढ़ रहे हैं, इसको लेकर जनता जागरूक रहे, इससे बचे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि साइबर क्राइम के लिए अनफॉर्चुनेटली सच यही है कि जितनी जागरूक जनता है उतने आप सुरक्षित हैं, क्योंकि हम लोग हर आदमी के मोबाइल में जाके सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए हम आपके सबके मोबाइल्स को सर्वेलेंस में लेना पड़ेगा। पर इससे बेहतर यह है कि हम बेसिक जागरूकता सब तक फैलाएं। जैसे कभी किसी से अपना ओटीपी शेयर नहीं करना, ना आपसे बैंक मांगेगा, ना आपसे पुलिस मांगेगी, ना आपसे कोई सरकारी कर्मचारी मांगेगा, सरकारी ऑफिस मांगेगा, कोई आपसे कभी अपना ओटीपी नहीं मांगेगा। तो कृपया करके भी कभी अपना ओटीपी शेयर नहीं करें। सेकेंड चीज, जो लोग पीओएस सिस्टम में, जहां आधार इनेबल्ड बैंकिंग सिस्टम को यूज करते हैं, आप जो कियोस्क में जाते हैं वहां पर वो आपको एक बार अंगूठा लगवाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि शायद नहीं हुआ, दूसरी बार अंगूठा लगाते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपके सभी के मोबाइल में आधार इनेबल्ड का एसएमएस आता है। आपने एक बार अंगूठा लगाया, यदि आपका पैसा डिडक्ट होगा आपको तत्काल एसएमएस आएगा। तो कृपया करके भी यदि आपको ऐसा लगता है कि बार बार अंगूठा लगा रहे हैं, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन से बचने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि एक बार लगाओ और एसएमएस चेक करें।
यदि एसएमएस नहीं आता है तो आधा घंटा वेट करें और उसके बाद सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस करें। तीसरी बड़ी जो चुनौती मुझे लगता है यहाँ पर आती है कि लोग आपको फोन करके बोलेंगे कि आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले लीजिए, आप होम लोन ले लीजिए, हम आपको सस्ते में होम लोन दिला देंगे। इन चीजों से भी बचिए। देखिए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो फोन के माध्यम से आपको होम लोन या अन्य तरह के कोई लोन देता हो। ये सभी चीजें जो रहती हैं ये फ्रॉड करने के लिए, आपको लुभावने वादे देकर ल्योर करने के लिए रहती हैं। एक नई जो चीज अभी आजकल मैं देख रहा हूं वो आई है कि लोगों को पैसा डबल करने की स्कीम बताई जा रही है कि आप 50,000 रुपए लगाइए और 6 महीने बाद आप 1 लाख रुपए ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से आपको देखना चाहिए कि ऐसी कोई दुनिया में कुबेर का खजाना नहीं है जिसमें आप अपना पैसा लगाएंगे और उसको डबल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि लोग और बच्चे, पर्टिकुलरली बच्चे, अगर अपने माता पिता जी लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई फोन चलाने के साथ साथ आपका कर्तव्य है कि आप ऐसी चीजों को ना करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे कई बार आपको ऐड दिखेगा जो आपको लगेगा कि बड़ा लुभावना है। 1 लाख का मार्केट का फोन आपको 10,000 में मिलेगा। तो आपको ये समझना है कि ये फ्रॉड है, ये गलत चीज है और कभी आपको 10,000 रुपए में कोई 1 लाख रुपए का फोन नहीं दे सकता। जी सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी है कि हर 2 पहिया वाहन चालक को हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन सर राजगढ़ में तो बहुत कम पालन हो रहा है इसका। देखिए, हम लोग का भी निरंतर प्रयास है कि ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि बहुत सारे युवकों की हम लोग जान हर साल खो देते हैं एक्सीडेंट्स में। कई बार देखा होगा हाईवेज पे या बड़ी सिटीज में भी हम देखा होगा कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं जिनको ब्लैक स्पॉट्स हम कहते हैं। और राजगढ़ जिले में भी, क्योंकि यहाँ से बहुत हाईवे निकलते हैं, हम लोगों ने ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू किया है, जिसमें सबसे ज्यादा हम नेशनल हाईवेज को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम हाईवेज अपने यहाँ से निकल रहे हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के निकल रहे हैं। तो हमने उनके इंजीनियर्स और उनकी जो इंजीनियरिंग टीम है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने कोशिश करी है कि यहाँ पर हम लोग उनके हाईवेज को सुरक्षित कर सकें। साथ साथ जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं जहां पर पुलिस, हो सकता है कि पुलिस 24 घंटा निगरानी नहीं रख सकती, चौकसी नहीं कर सकती, परंतु लोगों के माध्यम से और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, देखिए सबसे इफेक्टिव तरीका जो आज तक की स्टडीज में आया है वो यही आया है कि बच्चा यदि अपने पिताजी या माताजी को टोके कि आप कृपया करके हेलमेट पहन के जाइए, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर पिता अपने बच्चे की नजरों में अच्छा लगना चाहता है। और यदि बच्चों को यह पता चल जाए कि हेलमेट ना पहनना अपराध है, तो वो अपने पिताजी से जरूर पूछेगा कि आप अपराध क्यों कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी पहल है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक जागरूकता के अभियान के तहत पे ब्यावरा में और कई जगह एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे कि लोगों को जो नहीं कर रहे हैं, देखिए दंड किसी को देना बड़ा आसान तरीका है, पर अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सिर्फ दंड से आदमी सीख जाए या अपनी आदतों में चेंज ले आए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो उनको ये एहसास दिलाना कि वो गलत कर रहे हैं। हम लोगों ने एक जो गांधीगिरी अभियान नाम से चलाया था, जिसमें हमने लोगों को मालाएं पहनाई थी, जो लोग हेलमेट नहीं पहने थे उनको फूल दिए थे और उनको ये बताने का प्रयास किया था कि देखिए हम समझ रहे हैं कि आपने शायद नादानता में या जल्दीबाजी में ये करी है, पर ये सिर्फ आपके लिए घातक नहीं है, आपके परिवार के लिए है। देखिए, जब एक कमाने वाला व्यक्ति अपने घर से जाता है तो उसके पीछे जो उसका पूरा परिवार रहता है वो तहस नहस हो जाता है। बच्चे रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ता है, महिलाएं रहती हैं, घर गृहस्थी पे असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही आपका जेन्युइन पॉइंट है कि हम इसको कैसे करें, और ये हमारे लिए भी एक चुनौती है। हम लोग इसको बड़ा पॉजिटिवली स्वीकार किया है हमने कि हमारे यहाँ जो परसेंटेज है लोगों का हेलमेट पहनने का, पर्टिकुलरली जो गांव से आते हैं, दूर दूर से बाइक चला के आते हैं, उनमें इसकी अवेयरनेस की कमी है, जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सर एक और सवाल है सर, आप बताना नहीं चाह रहे थे पर मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे राजगढ़ को दिखाना चाहता हूँ सर। आपको वीरता पुरुष पदक भी मिले हैं सर, वो कौन सी कामयाबी को लेकर कहाँ से मिले, प्लीज सर थोड़ा बता दें। देखिए, मुझे लगता है कि उसमें सिर्फ मेरे अकेले का योगदान नहीं था, हमारी पूरी टीम का योगदान रहता है। में सर 3 नक्सलियों को मार गया था, ऐसा कुछ है सर, मैंने सुना है। देखिए, आप के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप सभी के दर्शकों के और सबके आशीर्वाद से मुझे 2 बार राष्ट्रपति महोदया के द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। और दोनों ऑपरेशंस जो थे वो नक्सल विरोधी अभियान में थे, जब मैं इससे पहले वाली पोस्टिंग में बालाघाट में पोस्टेड था, एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशंस। तो वहां पर हम लोगों को अच्छी कामयाबी मिली थी, जिसमें करीबन 3 साल मेरी वहां पोस्टिंग रही। तो उसमें हमने काफी बड़ी मात्रा में करीबन 1.5 करोड़ से ऊपर के अधिक इनामी नक्सली जो थे उन लोगों को या तो गिरफ्तार किया था या उनको न्यूट्रलाइज किया था। इसी के चलते 2022 में जो ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के तहत मुझे वीरता पुरस्कार पिछले साल मिला है, जो इस साल 15 अगस्त को मुझे माननीय सीएम साहब के द्वारा भोपाल में जो दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये आप सभी के, जनता के और सभी के जो गुड विशेज हैं उनकी मदद से, और हमारी पूरी टीम जो थी, हमारी वहाँ टीम थी बालाघाट में जो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एफिशिएंट टीम थी, उन लोगों के कारण ऐसा है कि मुझे सम्मानित किया जा रहा है। परंतु उसमें सिर्फ मेरा अकेला कोई योगदान नहीं है, ये पूरे टीम का योगदान रहता है। और
टीम के हर व्यक्ति उतना इंपॉर्टेंट है जितना मैं इंपॉर्टेंट था। तो मुझे लगता है कि उन सभी के गुड विशेस के कारण ही मुझे आज ये सम्मान प्राप्त सर हुआ है। आपको बहुत बहुत बधाई। और आखिरी सवाल, अगर कोई आम नागरिक थाने पर रिपोर्ट करने जाता है और अगर कोई पुलिस वाले साहब उनसे कुछ रिश्वत या पैसे की डिमांड करते हैं तो वो नागरिक क्या करें? देखिए, मेरे को लगता है कि मैंने जो बहुत पहले भी स्पष्ट किया है, हम आपको सर्विस देने के लिए हैं, हम आपके कर्मचारी हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम आपकी सेवा के लिए हैं, हम लोग आपके सेवक हैं, हम आपके मालिक नहीं हैं। तो यदि कोई भी व्यक्ति, मैं बोलता हूं थाने के सबसे निचले स्टाफ से लेकर यदि प्रभारी तक या कोई और अधिकारी आपसे किसी भी प्रकार की सेवा देने के उपलक्ष्य में या उसके अगेंस्ट आपसे पैसे की मांग करते हैं तो 24 घंटे और 365 दिन, आपने राजगढ़ में मेरा एसपी कार्यालय देखा है, आप तत्काल आए। इससे पहले भी 1-2 मामले आए थे जिसमें मैंने तत्काल कार्रवाई की थी। और इस चीजों के लिए मैं आपके माध्यम से जो भी लोग दर्शक देख रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आप यदि सही शिकायत लाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शिकायत लोग बढ़ा चढ़ाकर करते हैं और उसमें सत्यता नहीं रहती, पर अगर शिकायत जांच में ही पता चलता है प्रथम दृष्टि कि ये गलती थी तो मैं 100% जो उसमें कार्रवाई है वो सुनिश्चित करूंगा। तो ये थे राजगढ़ के पुलिस कप्तान श्री आदित्य मिश्रा सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें। थैंक यू। आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को अभी मेरी तरफ से सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि जैसे अच्छे राजगढ़ में मुझे सीखने के अवसर मिले हैं, भविष्य में भी ऐसे अवसर मिलते रहेंगे। और एक जाने से पहले मैं आखिरी मैसेज आपको देना चाहता हूं, इस जिले में एक जो कुप्रथा है, नात्रा झगड़ा कुप्रथा, मैं आपके माध्यम से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्लीज आप लोग भी या आपके परिवार में या आपके पड़ोस में ऐसी कोई भी घटना हो रही हो जिसमें बच्चियों को शादी करने से रोकने के लिए अवैध रूप से पैसे की मांग की जा रही हो, पंचायत बैठाई जा रही हो, तो उसको रोकें। उसको रोकने के अलावा आप हमें सूचना दें। ये एक कानूनन अपराध है और मुझे लगता है कि अगर यदि हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे तो बहुत जल्द हम इस कुप्रथा को अपने यहाँ से हटा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।